क्या तुम मानोगे कि एक समय इंसान के पास पैसे के रूप में पत्थर हुआ करते थे, और सिर्फ पत्थर ही नहीं, गाय, नमक और यहाँ तक कि सिंपिया का भी इस्तेमाल पैसे के रूप में किया जाता था। और यदि अगर तुम ये जान पाओगे तो ये भी जानोगे कि आज का पैसा कैसे काम करता है। तो चलो शुरू करते हैं मनी की असली कहानी। मैं हूँ डॉक्टर राम और ये है बीटीसी स्टैंडर्ड, और ये है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है प्रिमिटिव मनी, यानी कि बहुत ही पुराने काल में जो यूज़ होती है उसे प्रिमिटिव मनी कहा जाता है। ऑथर ने बीटीसी स्टैंडर्ड बुक से जो एग्जाम्पल दिए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब लोग कबीलों में आइलैंड पर रहा करते थे, ऐसा ही एक आइलैंड प्रशांत महासागर में स्थित था जिसका नाम था याप आइलैंड। याप आइलैंड आज के फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया के 4 राज्यों में से एक राज्य वो है जिसका नाम है याप आइलैंड। यहाँ सबसे पहले पत्थर पैसों के रूप में यूज़ हुआ करते थे। आइलैंड से स्थित थोड़ा दूर, इस आइलैंड की स्थित थोड़ा दूर एक गांव या पलाव में लाइम से कवर हुए वाले बड़े बड़े स्टोन मिलते थे, यानी कि उसको खदानों से निकाल के गांव में लाया करता था। उस स्टोन का नाम था राई स्टोन। ये एक सर्कुलर डिस्क जैसे थे और बीच में उसके होल था, और ये स्मॉलर साइज से बहुत बड़े साइज तक भी थे, यानी कि 4 मेट्रिक टन तक भी राई स्टोन थे। और ये उस याप आइलैंड में नहीं मिला करते थे, वहाँ से दूर पलाव या गांव में जाना पड़ता था दूसरे लोकेशन पे, और वहाँ से उसको डिग करके, उसको माइन करके इधर लाया जाता था बोट से या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से। ये आइलैंड यानी कि जो समंदर के पानी से घिरा हुआ किसी भी कुछ भी जो एनी जियोग्राफिकल एरिया हो उसे आइलैंड कहा जाता है। इस आइलैंड में लोग लेबर को और सभी लोगों को लेके जाके वो पत्थर को तोड़ के अपने गांव में लाया करते थे इधर याप आइलैंड में, और वहाँ पे सभी लोगों के सामने वहाँ पे अनाउंस किया जाता था कि ये आदमी इस स्टोन का मालिक है, यानी कि वहाँ के सभी लोगों को उस स्टोन के मालिक या ओनर का पता चलना चाहिए कि इसका मालिक कौन है। राइट। सो ये तब बहुत ही प्रीशियस स्टोन थे, इतने आसानी से ये मिलते नहीं थे क्योंकि इसको लाने के लिए बहुत सारे लेबर लगते थे और बहुत सारे इक्विपमेंट लेके जाके वहाँ से डिग करके उसको शेप दे के इधर लाना पड़ता था। सो ये इतने आसानी से नहीं थे, इसलिए इसको मनी के रूप में यूज़ किया जाता था। और अगर ये इतने बड़े मेट्रिक टन का वो पत्थर गांव में लाया तो सबको बताने के बाद वो पत्थर कहीं मूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ मनी के रूप में यूज़ होगा और सबको उसकी ओनरशिप का पता होगा कि ये इसका है। अगर उस ओनर को अगर उसे बेचना होगा या उसे सेल करना होगा तो वो क्या करेगा, सभी गाँव वालों को बोलेगा कि मैंने इसको सेल किया है और ये इसका नया मालिक है। राइट। इसे बोलते हैं कि ओनरशिप। अभी ये सेंचुरी तक, बहुत सारे सेंचुरी तक इस राई स्टोन ने वहाँ के लोगों के लिए पैसे का काम किया, और एक नहीं, एक 4-5 सेंचुरी तक उसका काम किया। लेकिन पहले क्या था कि इतने सारे इक्विपमेंट, बढ़िया इक्विपमेंट नहीं थे, तो इसकी सप्लाई को इतनी जल्दी बढ़ाया नहीं जा सकता था, और जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है उसे इन्फ्लेट नहीं किया जा सकता था। इसीलिए इसकी वैल्यू शतकों तक मेंटेन रही। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आया, और ये दूसरी बात, इसका सप्लाई इन्फ्लेट नहीं किया जा सकता था। इसका मीनिंग है कि इसका स्टॉक टू फ्लो रेशो हाई था।
राइट। तो ये आज के समय में अगर उसके बारे में सोचा जाए तो जिसका स्टॉक टू फ्लो रेशो हाई है वो मनी हार्ड मनी कहा जाती है, राइट। तो अभी दूसरा इसमें ट्विस्ट ये आया कि एक आयरिश अमेरिकन कैप्टन था जिसका नाम था डेविड ओ'कीफ बोल के था। उसने उस आइलैंड पे आया वो बोट से, और उसने उस आइलैंड पे देखा, वो आया था अपने कोकोनट सेल करने के लिए। तो वहाँ आने के बाद उसने कोकोनट सेल किए और वहाँ पे देखा कि यार इस पत्थर की एज अ मनी इसको यूज़ कर रहे हैं लोग, एज पैसों की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं लोग। तो हुआ यूँ कि इसने बोला कि मैं कोकोनट बेच रहा हूँ और आप मुझे स्टोन दे दो। तो लोगों ने उसको स्टोन दे दिए, लेकिन कुछ दिन वहाँ रहने के बाद वो वहाँ से चला गया, हांगकांग आ गया, और हांगकांग में उसने बड़ी बड़ी बोट खरीदी और एक्सप्लोजिव, यानी कि जो हम वेल को डिग करते वक्त, यानी कि अपने वेल को डिग करते वक्त जो एक्सप्लोजिव लगाते हैं जिससे ज़मीन फटती है, स्टोन क्रैश होते हैं, वो एक्सप्लोजिव लेके आया। और उसने क्या किया, उस साइड वाले गांव में या पलाव में जाके वहाँ से एक्सप्लोजिव को यूज़ करके बड़े बड़े स्टोन के पत्थर, राई स्टोन के पत्थर लाए। तो ये सारे पत्थर लाने के बाद उसने उसको इस गांव में लेके आया, तो वो सेल करने लगा। तो जो उस गांव का मुखिया था, वो बोला कि नहीं, ये मेरे पत्थर जितने वैल्यूएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से तुमने लाए हैं इक्विपमेंट यूज़ करके, और हमने हाथों से तोड़ के लाए हैं। तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, डेविड ओ'कीफ को। लेकिन लोगों ने उसको रिजेक्ट नहीं किया। लोगों ने बोला कि ये भी राई पत्थर है और वो भी राई पत्थर है, यानी कि ये भी राई स्टोन है और वो भी राई स्टोन है। लोगों ने उसको स्वीकार किया और धीरे धीरे उसने और एक्सप्लोजिव लाके उस पत्थर का सप्लाई बढ़ा दिया। और सप्लाई बढ़ाने से ये हुआ कि उसका स्टॉक टू फ्लो रेशो डाउन हो गया, और कुछ ही सेंचुरीज में, कुछ ही दशक में राई स्टोन ने अपनी इकोनॉमिकल वैल्यू को लूज़ कर दिया और वो इकोनॉमी से बाहर चला गया और ये सिस्टम ही ख़त्म हुआ। ये था याप आइलैंड पे राई स्टोन का एग्जाम्पल। ऐसे 4 एग्जाम्पल हम देखेंगे और उसके बाद इसको कंक्लूजन में हम तब्दील करेंगे। चलो तो अब आते हैं वेस्टर्न अफ्रीका में। वेस्टर्न अफ्रीका में एग्रीबेड्स बोल के कुछ कांच के टुकड़े थे, अलग अलग कलर के, अलग अलग रंगीन रंग के, अलग अलग कलर के, उसे पैसों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था अफ्रीका में। तो वो छोटे बड़े और बड़े साइज़ के थे, इसीलिए उसकी सेलेबिलिटी अक्रॉस स्केल बहुत अच्छी थी, और इसकी वजह से वो आभूषण की तरह या गले में हार की तरह या ब्रासलेट की तरह भी यूज़ हुआ करते थे। बहुत सालों तक, सेंचुरी तक यही सिस्टम वहाँ पे बने रही। कांच के रंगीन रंगीन टुकड़े अलग अलग साइज़ के पैसों के रूप में इस्तेमाल किए गए। ये पैसे के रूप में इस्तेमाल करते वक्त, और इसकी वज़न भी कम था, इसलिए वो सेलेबिलिटी अक्रॉस स्पेस में भी बेटर थे। लेकिन जब यूरोपियन व्यापारी लोग वहाँ पे बोट से पहुँच गए उस आइलैंड पे अफ्रीका के, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद जब उन्होंने अपने सामान बेचे और वहाँ पे देखा कि यहाँ तो कांच के रंगीन रंगीन टुकड़े पैसों के एज अ मनी यूज़ हो रहे हैं, तो यूरोप में तो अफ्रीका से बहुत आगे की टेक्नोलॉजी थी तब, यानी कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन मौजूद था, तो वहाँ पे इजीली ऐसे टुकड़े बनाए जा सकते थे यूरोप में। तो यूरोपियन व्यापारियों ने क्या किया, वहाँ से
इस बात को जाना और वहाँ से चले गए वो। कहाँ? यूरोप में। यूरोप में जाने के बाद उन्होंने वहाँ से बहुत सारे रंगीन रंगीन कांच के टुकड़े, जिसे एग्री बेड्स कहा जाता है, तो वो एग्री बेड्स यहाँ पे लेके आए अफ्रीका में और वो बेचे। तो जब शुरुआत में तो अफ्रीका में ये बहुत प्रेशियस थे एग्री बेड्स, क्योंकि इसका स्टॉक टू फ्लो रेशो हाई था और वहाँ पे अफ्रीका में लोगों को बनाने के लिए एग्री बेड्स बनाने के लिए, वो रंगीन कांच के टुकड़े बनाने के लिए टाइम लगता था, तो इतना आसान नहीं था वो। जब यूरोपियन व्यापारियों ने उसका सप्लाई डाइल्यूट किया, यूरोप से रंगीन टुकड़े लाके अफ्रीका में बेचना शुरू कर दिया, तो धीरे 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 हुआ यूँ कि यूरोपियन व्यापारियों ने इतना सारा एग्री बेड्स, वो रंगीन कांच के टुकड़े बेचे और यहाँ पे उसका सप्लाई इतना बढ़ा दिया कि अल्टीमेटली एग्री बेड्स ने अपनी इकोनॉमिकल वैल्यू को खो दिया और ये मनी एज अ मनी कम्प्लीटली फेल हो गई, उसने उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। ये था दूसरा एग्जाम्पल। और तीसरा एग्जाम्पल है शी सेल्स का। शी सेल्स यानी कि समंदर के सिम्पिया का। ये सबसे पहले समंदर की सिम्पिया पैसों के रूप में यूज़ हुई नॉर्थ अमेरिका में और अफ्रीका में और एशिया में भी यूज़ हुई, यानी कि हमारे इधर भी समंदर की सिम्पिया एज अ मनी यूज़ हुई। और ये बहुत प्रेशियस थी, क्योंकि इसके जो समंदर में जो अलग अलग तरह की सिम्पियाँ मिलती है वो साइज़ में भी अलग थी, वो शेप में भी अलग थी और वो कलर में भी अलग थी, इसीलिए हर एक सिम्पिया की वैल्यू अलग अलग थी। राइट। सो ये हुआ यूँ कि इसने भी बहुत सारे सालों तक एज अ मनी इसको यूज़ किया गया सोसाइटी ने। लेकिन हुआ यूँ कि ये सभी सिम्पियाँ एक साइज़ की नहीं थी, एक कलर की भी नहीं थी और एक वैल्यू की भी नहीं थी, इसीलिए स्केलेबिलिटी अक्रॉस स्केल में ये पीछे पड़ गई। हुआ यूँ कि फिर सभी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में यह बात फैल गई कि सिम्पिया का भी मनी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यूरोप ने क्या किया, यूरोपियन ने इसको एक अपना लीगल टेंडर मान लिया। यूरोपियन राजा ने, वहाँ के किंग ने इसको एक लीगल टेंडर मान लिया कि हमारे देश में जितने भी ट्रांजैक्शंस या जितने भी व्यवहार होंगे वो इस सिम्पिया के ज़रिए होंगे। जब ये चीज़ नॉर्थ अमेरिका के कैप्टन को या उधर के लोगों को पता चली, तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े बोट्स और नए नए इक्विपमेंट्स लेके समंदर में डीप जाने लगे वो, और अच्छे अच्छे सी सेल्स वहाँ से निकाल के इधर यूरोप में बेचने लगे। ऐसा बहुत सालों तक चला। तो हुआ यूँ कि फिर से सिम्पिया का सप्लाई बढ़ गया, और सप्लाई जैसे जैसे बढ़ गया सिम्पियों की वैल्यू धीरे 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 डाउन होती गई और कम्प्लीटली ज़ीरो हो गई। अब इससे क्या हम जान सकते हैं, तो फिर यूरोप ने उसको लीगल टेंडर कैंसिल कर दिया। तो ये इसका रीज़न ये है कि जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो जैसे जैसे बढ़ी, वैसे वैसे सोसाइटी में नए नए इक्विपमेंट आते गए और नए नए इक्विपमेंट से सप्लाई को इन्फ्लेट किया गया, बढ़ाया गया, और बढ़ाने से उस मॉनेटरी वैल्यू की उस कमोडिटी की मॉनेटरी वैल्यू डाउन होती गई। इसीलिए मनी का फॉर्म हमेशा चेंज होता गया। राइट। उसके बाद है कैटल, गायों का भी इस्तेमाल पैसे के रूप में किया गया। राइट। अभी प्रॉब्लम ये था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम गायों में ये था कि गाय की डिविजिबिलिटी नहीं थी, यानी विभाज्यता नहीं थी। गाय को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता था, इसीलिए अगर किसी को गाय देनी है तो पूरी की पूरी गाय देनी पड़ती थी। तो डिविजिबिलिटी की में लैक होने से गायों ने अपने वैल्यू को उतना मेंटेन नहीं किया एज अ प्रॉपर मनी। लोगों को समस्या आती रही कि एक गाय के बदले अगर मुझे कुछ कम लेना है तो मुझे तो पूरी गाय देनी पड़ रही है।
राइट। सो और बहुत सारी सोसाइटी में इसे डाउरी में भी इस्तेमाल किया गया। डाउरी यानी कि जो हुंडा प्रथा बोलते हैं, दामाद जी को जो हुंडा देते हैं उसे हुंडा प्रथा बोलते हैं, तो उसमें भी इस गायों का इस्तेमाल किया गया, राइट। तो लेकिन इसके डिविजिबिलिटी के प्रॉब्लम से ये मनी के कंपटीशन से हट गई। उसके बाद है साल्ट का भी, लेकिन साल्ट ने डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व किया। साल्ट ने क्या किया, साल्ट यानी कि नमक जैसे समंदर से निकाल के लाया तो उसको छोटे छोटे पार्ट में भी डिवाइड किया जा सकता था, राइट। यानी कि एक किलोग्राम में भी, 250 ग्राम में भी, आधा किलो में भी, 10 किलो में भी, 1 क्विंटल में भी। तो इसने कंपेरेटिवली कैटल के कंपेरेटिवली अपना इकोनॉमिक वैल्यू डिविजिबिलिटी की वजह से ज़्यादा कर लिया। तो साल्ट ने फिर रिप्लेस कर दिया। फिर क्या हुआ, साल्ट बहुत लंबी ड्यूरेशन तक नहीं चल सकता, साल्ट भी खराब होता है। तो धीरे धीरे साल्ट ने भी सेलेब्रिटी अक्रॉस टाइम की वजह से अपनी वैल्यू को लूज किया और एज अ मनी का फॉर्म खो दिया। और उसके बाद मेटा गैलरी आ गई, यानी कि मेटल्स के कॉइन आ गए नॉर्थ अमेरिका में, कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के इसके। और ये इसमें सिर्फ वो कॉइन पूरे कंप्लीटली नहीं थे गोल्ड के इसके, लेकिन उसमें कुछ प्रोपोर्शन था कि गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का। तो ये जब यूनिफॉर्म साइज़ के आने लगे, एक ही साइज़ की, तो लोगों को व्यवहार करते वक्त बहुत सिंपल लग गया कि ये अरे यार इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। तो इससे इजीनेस बढ़ गई और व्यवहार में सुलभता आ गई, ये हुआ। और साल्ट का मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आप को पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा क्या, 100% सुना होगा, सैलरी। क्या है सैलरी? ये आपने सोचा है कि ये वर्ड कहाँ से आया है? ये वर्ड साल्ट से आया है। जब रोमन एम्पायर में साल्ट को रोमन के सोल्जर्स मनी के रूप में यूज किया करते थे, उसे बोलते थे सैलरियम। और प्रोडक्ट कौन सा था? साल्ट प्लस सैलरियम, इन दोनों को मिला के सैलरी वर्ड आया। और ये साल्ट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है। ये दोनों को मिला के सैलरी आया। तो अभी हम आज सीखे इन 4 एग्जाम्पल से इन्होंने अपनी वैल्यू क्यों लूज की और इसका रीज़न क्या था। और ये रीज़न उन्होंने सप्लाई डाइल्यूट करके अपनी मॉनेटरी वैल्यू को खो दिया। अब नए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन आ गए और इस कॉइन को हम एक एक करके अगले चैप्टर में देखेंगे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इन्होंने और उसके साथ बिटकॉइन को लिंक करके आगे समझते जाएंगे। तो ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।